डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 7.2 और 7.2 में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा था और उसके आगे हम देखेंगे 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ लिए थे। ये निर्देशांक ज्यामिति 7.2, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्लास 10th मैथ 7.2 एनसीईआरटी की बुक सभी लोग रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले क्वेश्चन को हम समझें। बिंदुओं -3 10 -3 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -16 किस अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब कि दो बिंदु ये दिए गए हैं, इनको मान लीजिए A है और ये B है और यह बिंदु P है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है। तो किस अनुपात में ये विभाजित करेगा, यही हम लोग को इसमें ज्ञात करना है। माने M1 और M2 का मान हमें ज्ञात करना है। M1 संबंधे M2। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम लोग ये मान लें, फार्मूला आप जानते हैं, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ठीक है, ये x2, ये y2 और ये हो जाएगा x y। तो चलिए x का फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर। तो x इक्वल, फार्मूला क्या था, m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। यहाँ पर x2 कर देते हैं और यहाँ पर x1 कर देते हैं। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -1, m1 नहीं है, इसका तो पता लगाना है। x2 यहाँ पर लिखा हुआ है 6, m2 नहीं है, पता लगाना है m2 क्या होगा। और x1 यहाँ पर लिखा हुआ है -3, यहाँ -3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया -3। नीचे m1 प्लस m2। ओके, अब आइए इसी लाइन पर लिखते हैं, इसे -1 हो गया और यहाँ पर जैसे x2 6 था, m1 6 है, तो इसको हम 6m1 कहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 6m1 और ये -3 है, m2 है, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा और 3m2 कहा जाए और यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसका हम त्रिय गुणा करेंगे, तो त्रिय गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा 1 से कर दीजिए और इसका गुणा -1 से कीजिए। तो त्रिय गुणा करने पर 6m1 -3m2 अपान, देखिए 6m1 -3m2 का गुणा 1 से हो गया और इसका गुणा -1 से होगा, तो दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे। पता नहीं जब दिख रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, तो इस गुणा को मैं इधर दिखला रहा हूँ, उधर हो सकता है कि न दिखे। तो इसका और इसका गुणा हमने किया, 6m1 -3m2 बराबर, ठीक है। तो इसका गुणा हमने कर दिया, अब इसका गुणा हम करने जा रहे हैं, तो ये -m1 और -m2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बाएं साइड में कर दिया जाए, तो ये -m1 है, बाएं साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 6m1 के साथ जुड़ जाएगा, तो 7m1 हो जाएगा।
-m2 को बाईं ओर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वह 3m2 में से निकल जाएगा तो -2m2 हो जाएगा, इधर बचा 0। ठीक है, अब देखिए ये है 7m1 और इस -2m2 को दाहिने तरफ ले चलेंगे तो प्लस हो जाएगा 2m2। हमें अनुपात निकालना है तो m2 को, केवल m2 को बाएं साइड में लाइए तो m1 बटा m2 हो जाएगा, और 7 को, केवल 7 को दाहिने साइड में ले चलिए तो 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, m1 संबंध है m2 बराबर 2 संबंध है 7। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। केवल एक x वाले फार्मूले से इसको हमने किया है, y वाले फार्मूले से भी चेक कर लेना चाहिए। y वाले फार्मूले को हम लिए होते तब भी यही आंसर आना चाहिए, 2:7। ओके, तो y वाले फार्मूले पर आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर बात समझ में न आ रही हो तो आप बिल्कुल वहां से पूछेंगे, हम तक आवाज पहुंच जाएगी आपकी। लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि जहां बात समझ में ना आए, जहां थोड़ा दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल अपने टीचर से पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हमें ज्ञात करना है, m1 m2 का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, एक बिंदु है a बिंदु है, निर्देशांक है 1 -5 और दूसरा बिंदु है b, निर्देशांक है -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो जैसे मान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इस बात को, ये x अक्ष है, ये y है और एक ये रेखा है। रेखा हम ऐसे ही मान लेते हैं, इसी तरह से रेखा है मान लीजिए। ठीक है, एक यह बिंदु है और एक यह बिंदु है। कल्पना करके हम बना रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका वैल्यू रख करके हम ये बना रहे हैं। तो x अक्ष से ये विभाजित हो रही है ना, यहाँ पर x अक्ष पर कोई बिंदु है, यही बिंदु इस रेखा को विभाजित कर रही है। तो x का ये वैल्यू क्या होगा, x का ये वैल्यू ये हमें प्राप्त करना पड़ेगा। और जब यही विभाजित कर रही है, ठीक ना, तो y का मान तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु का अगर हम पता लगाएं कि y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू तो यहाँ पर 0 है भाई, y का वैल्यू देखा जाए तो 0 है और x का वैल्यू इतना है, क्योंकि यह बिंदु न तो इस बिंदु के ऊपर है, यह मूल बिंदु के ऊपर भी नहीं है और यह बिंदु मूल बिंदु से नीचे भी नहीं है, यानी कि यह बिंदु मूल बिंदु के सिद्ध में है y एक्सिस पर देखा जाए तो यहाँ पर x का वैल्यू तो कुछ होगा अगर निर्देशांक देखें तो, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो एक तो बात यहाँ पर तय है कि y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, ये तो बात क्लियर हो चुका है। तो हम इसी चीज को लेकर चलेंगे। तो उस बिंदु को अगर देखा जाए तो x का कुछ वैल्यू तो होगा, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। तो चलिए हम फार्मूला लिखते हैं y वाला, क्योंकि y का मान एक तरह से यहाँ पर मालूम है। तो y वाला फार्मूला लिखेंगे, y देखिए ये हो जाएगा x1, ये होगा x1 y1, ओके, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये होगा x और y। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा है। और जो अनुपात की बात हो रही है, m1 संबंध है m2, यही हम लोग को प्राप्त करना है और निर्देशांक भी इस बिंदु का ज्ञात करना है हमको।
तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। तो y इज इक्वल टू वाई वाला फार्मूला हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि y के यहाँ पर वैल्यू एक तरह से दिया हुआ है 0, तो y से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू वही फार्मूला होगा m1 प्लस m2 और अपान m1 प्लस m2। अब चूंकि y का फार्मूला है तो इसमें y2 लिख दीजिए और इसमें y1 लिख दीजिए। ठीक है, y देखिए कितना है भाई, y तो 0 है, क्लियर है 0। यहाँ से हम लोग कन्फर्म कर चुके हैं कि y 0 होगा, क्योंकि x अक्ष ही इस रेखा को खंडित कर रही है, तो y बराबर 0 होगा। m1 हमें निकालना है, क्या होगा, y2 का वैल्यू यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे हम, ओके। फिर प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, y1 देखिए यहाँ पर है -5 है y1, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और अपान m1 प्लस m2, ओके। ये जो फिगर हमने बनाया था इसे थोड़ा समझने के लिए बनाया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया 0 इक्वल, ये 5 और m1, तो 5 m1 हो जाएगा, ये 5 m1, यहाँ पर -5 है और m2 है, तो -5 m2 होगा यहाँ पर, अपान m1 प्लस m2, अपान 1 कर दीजिए और 3 गुणा कीजिए, तो इसका गुणा 1 में होगा, तो यही हो जाएगा 5 m1 माइनस 5 m2। अच्छा, ये 0 है, 0 से इसमें गुणा आप करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 m1 को बाएं साइड में रखिए और ये -5 m2 इसको दाहिने साइड में ले चलेंगे, तो ये ऋण धन बन जाएगा 5 m2, ओके। अब हमें निकालना है m1 अपान m2, तो केवल m2 यहाँ से बाएं साइड में लाइए पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा m2 नीचे चला जाएगा और इस 5 को इधर ले चलेंगे, चाहे वैसे भी 5 को कैंसिल कर देंगे तो m1 इक्वल m2 हो जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब कि एक संबंध है, एक का अनुपात आएगा 5/5, ये 5 है तो कट के 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m1 अपान m2 इज इक्वल टू 1/1, यानी कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1, इस तरह से लिख सकते हैं। या यहीं से ऐसे भी हम काम कर सकते थे, जैसे 5 है कैंसिल हो गया, तो m1 बराबर m2, यानी कि जो दोनों खंड है वो बराबर है। जब दोनों खंड बराबर होंगे तो m1 रेशियो m2 क्या होगा, दोनों तो बराबर है, तो ये हो जाएगा 1:1, माने एक संबंध है 1। यहाँ पर ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक संबंध है 1, ओके। अब कहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इस बिंदु का, जो बिंदु बांट रही है उस रेखा को, उसका y तो हमें पता है, x हमें पता नहीं है, तो आइए इस x का हम पता लगाएं, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात एक तरह से प्राप्त हो चुका है 1.1। उस बिंदु का, जो बिंदु बांट रही है रेखाखंड को, उसका y भी हमको पता है 0, केवल x नहीं मालूम है, तो आइए हम x निकालें। तो x इज इक्वल टू, फार्मूला वही होगा m1 प्लस m2, ओके। यहाँ पर x2 डालिए, यहाँ पर x1 डालिए और m1 प्लस m2। चलिए, m1 का मान 1 हम जान चुके हैं, x2 का वैल्यू यहाँ से लीजिए -4 है, प्लस m2 1 है, क्योंकि एक संबंध एक तो यहाँ पर आया हुआ है, और x1 के जगह पर यहाँ देखिए x1 1 है, x1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ -4 1 का गुणा करते हैं तो -4 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 का गुणा करते हैं तो +1 होगा, और ये हो जाएगा 2। तो -4 में से 1 निकल जाएगा, ये -3 हो जाएगा अपान 2। तो यहाँ पर यही आया है, x का वैल्यू -3/2। तो अगर यहाँ पर हम निर्देशांक देखें
तो ये क्या हो जाएगा, मैं आंसर में क्या आप लिखेंगे, बिंदु का पूरा निर्देशांक लिखते हैं आप, तो आंसर में तो एक ही आंसर हो जाएगा 1 समझे 1, और दूसरा आंसर होगा -3/2 और 0, ये बिंदु का निर्देशांक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि उस रेखाखंड को दो बिंदु मिलकर एक रेखाखंड बना रहे हैं और उस रेखाखंड को एक अक्ष काट रहा था। तो किस तरह से M1 और M2 निकलेगा इस क्वेश्चन में आपको बताया गया। तो जब एक अक्ष काटता है तो क्लियर हो जाता है कि y का वैल्यू 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2, ये बिंदु 1 2, ओके, 4y x6 और 3 5 क्वेश्चन को फिर से एक बार मेरा लीजिए। 1 2, ओके, 4y, ओके, x6, ठीक है, 3 5। आगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। यहां पर जो क्वेश्चन हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों यदि ये चारों बिंदु, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ये 4 जो बिंदु हैं, ये चारों बिंदु अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो हमें ज्ञात करना है कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा और यहाँ y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा हम समांतर चतुर्भुज आपको समझाना चाहेंगे। समांतर चतुर्भुज, देखिए ये हमने बनाया है समांतर चतुर्भुज, और भी कई प्रकार से बन सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर होती है। जैसे यहां पर अगर हम लिखें A B C D क्रमशः हम लिखना चाहिए, तो इसमें AB बिल्कुल DC के बराबर होगी। सम्मुख भुजा कहते हैं इसको, और सम्मुख भुजा एग्जैक्ट बराबर होती है। अब यहां देखा जाए तो AD बराबर BC, ये जो AD है वो BC के बराबर होगी, एग्जैक्ट बराबर होती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो संलग्न भुजा है AB और AD ये दोनों भी बराबर हों, यह कोई जरूरी आवश्यक शर्त नहीं है। ये बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ओके, दूसरी बात यह कि यहां पर जो कोण होता है, समूह कोण तो बराबर होते हैं। समूह कोण, जितना कोण यहां होगा उतना कोण यहां होगा, और जितना कोण यहां होगा उतना कोण यहां होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो ये संलग्न कोण है, जैसे यह कोण और यह कोण, ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर वर्ग के केस में चलेंगे, आयत के केस में चलेंगे, तो ये दोनों बराबर मिल सकते हैं, मिलते ही हैं, अवश्य मिलते हैं आयत के केस में और वर्ग के केस में। लेकिन अगर वो वर्ग नहीं है, आयत नहीं है, तो फिर ये दोनों कोण बराबर नहीं भी हो सकते हैं, नहीं होंगे, स्पष्ट है। अब यहाँ एक बात और समझ लेना जरूरी है। ये मैं समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में मैं बतला रहा हूँ, इनकी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इतना डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये सब बातें बतलाई जा रही हैं कि समांतर चतुर्भुज की बात हुई है तो समांतर चतुर्भुज के हर गुण, हर प्रॉपर्टी की जानकारी होनी चाहिए। अब आइए अगर हम विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण, ओके, दोनों विकर्ण, तो देखिए अगर ये समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है, समांतर चतुर्भुज अगर वर्ग नहीं है,
तो उस स्थिति में ये विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होगी। ठीक है, मतलब वर्ग में दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, आयत में दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, वर्ग में दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। लेकिन अगर वर्ग नहीं है और आयत भी नहीं है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है समांतर चतुर्भुज का, तो उसमें ये विकर्ण बराबर नहीं होंगे। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि विकर्ण बराबर नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए ये आवश्यक नहीं है कि विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आवश्यक है कि जब दोनों विकर्णों को हम खींचते हैं तो यह जो बिंदु होता है ना, यह बिंदु विकर्ण BD का एग्जैक्ट मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। यह बिंदु विकर्ण AC का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। मतलब कहने का मतलब ये आवश्यक है कि यहां से ये दूरी, अगर इसको O हम मान लेते हैं, O इस बिंदु का नाम, तो DO बराबर होगा BO, एग्जैक्ट बराबर होगा। देखिए DO और OB दोनों बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से AO एग्जैक्ट बराबर होगा CO, AO और CO दोनों बराबर होंगे। तो इस बिंदु O को हम कह सकते हैं कि यह बिंदु O BD का भी मध्य बिंदु है और AC का भी मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु O हमने माना है, ये DB का भी मध्य बिंदु है और AC का भी मध्य बिंदु ये है। अब आइए इसी आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण अगर खींचे जाए तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिल्कुल मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये आवश्यक है समांतर चतुर्भुज के लिए। ओके, तो A इसको मान लिया जाए, B इसको हमने मान लिया, C इसको मान लिया और D इसको मान लिया। ओके, तो A का निर्देशांक क्या होगा, चाहे यहीं से निकाल दीजिए। AC का मध्य बिंदु, AC का हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक का पता लगाना है। ठीक है, तो जो AC का मध्य बिंदु है वो वही BD का भी मध्य बिंदु है। तो AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु ये दोनों एक ही बिंदु हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक समान है, तो यहाँ पर लिख लीजिए AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु हमें निकालना है। और थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए इसको, ठीक है, चलिए ऐसे हम लिख देते हैं, BD यहाँ पे लिखा हुआ था, BD। तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक और बराबर BD का रेखाखंड BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक एक ही है, दोनों सेम है। BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु एक ही बिंदु है O। तो चलिए अब यहाँ पर AC का मध्य बिंदु हम निकालना चाहेंगे, AC, ध्यान दीजिए यहाँ पर AC का मध्य बिंदु, तो 1 धन x बटा 2, 2 धन 6 बटा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 8 हो जाएगा, ये 6 to 8 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 4। ओके, ये बराबर है, किसके बराबर है? आज ये BD का मध्य बिंदु देखिए, BD, तो 4 में से BD, ठीक है,
तो 4 + 3 अपॉन 2, 4 + 3/2। ओके, एक बिंदु ये हो जाएगा। और BD का मध्य बिंदु हम निकाल रहे हैं, तो y + 5/2, तो यहां पर हो जाएगा 7/2 और यहां हो जाएगा y + 5/2। ओके, अब यहां देखिए, यहां जो ये भुज है वही भुज ये भी है, सेम है, क्योंकि ये दोनों बिंदु एक ही हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 + x/2 = 7/2, क्योंकि जो बिंदु हैं दोनों बिंदु अलग अलग नहीं है, एक ही बिंदु दोनों हैं। तो एक ही बिंदु जब दोनों हैं तो उनके भुज एक समान होंगे और उनके कोटि भी एक समान होंगे। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो नीचे का 2 तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 1 को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर आप ले जाते हैं तो बटा दो था, कट गया। 1 को आप इधर ले जाएंगे तो 7 में से वो निकल जाएगा, तो x = हो जाएगा 6। उसी तरह से अगर यहां पर हम काम करते हैं तो ये 7 इसमें अगर काम करें तो जो भुज के बराबर होगी और कोटि के बराबर होगी, ये 4 है, ठीक है। और इक्वल ये हो जाएगा y + 5/2। ओके, फिर ये गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y + 5 = 4 दूनी 8, तो y = 3। तो इस तरह से यह निकल पाया कि x का वैल्यू 6 होगा, यह जो x है ना, इसका वैल्यू 6 होगा, और जो y है y का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा। तो ये वैल्यू हम निकाल लिए कि y का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा और x का वैल्यू यहाँ पर 6 होगा। यही हम लोगों ने निकाला है। ओके, तो आंसर में आप लिख दीजिए x = 6 और y = 3, ये होगा आंसर। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नया जो भी नोटिफिकेशन आए आपको समय से मिलता रहे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सदानंद सिंह GGP। आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ सदानंद सिंह GGP टाइप कीजिए, मेरा चैनल खुल जाएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWEREY @123 है। धन्यवाद।